बीते 2-3 दिन में कुछ क्लास आप लोगों का शायद अपने से किसी का कुछ क्लास छूट गया है, तो मैं वहाँ से रिवीजन करवाना शुरू कर देता हूँ एक बार, या फिर उस पार्ट का क्विक रिवीजन दे देता हूँ जो शायद किसी बच्चे को छूट गया होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ ये जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में मेरे हिसाब से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तक लगभग सभी ने पढ़ लिया था। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग मास जो है किसी भी रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहता है, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये होता है, मतलब मास का कोई भी लॉस नहीं होगा, चाहे वो अपना स्ट्रक्चर बदल ले, लेकिन ये चीज में बदलाव नहीं आएगा। दूसरा लॉ था ये लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका मास रेशियो फिक्स है। जैसे कि मान लीजिए मैं CO2 लेता हूँ, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो फिक्स होगा कि यस इट इज 3/8, या अगर मास रेशियो निकालिएगा तो इट विल बी परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो वो जो वैल्यू आएगा वो मास रेशियो होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, चाहे कोई भी रिएक्शन के थ्रू हो, मास रेशियो जो है कार्बन और ऑक्सीजन के सब्सटेंस के अंदर वो इसी रेशियो में होगा, 3/8 के रेशियो में। उसी तरीके से H2O में हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 में होगा। उसी तरीके से NaHCO3 है तो उसमें सारे एलिमेंट्स का मास रेशियो जो भी है वो फिक्स होगा, जैसे कि सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें जो मास का रेशियो होगा इसका वो होगा 23:1, कार्बन का 12:48। इस रेशियो में होगा पूरा परसेंटेज। इसको परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे इसका परसेंटेज, तो पहले जैसे मैं सोडियम का लेना चाहता हूँ तो सोडियम का परसेंटेज कितना हो जाएगा, सोडियम का जाएगा टोटल का ऐड कर दीजिए, इट विल बी 50 प्लस 24, 60 प्लस 24 इज 84। तो ये हो गया मास परसेंट इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आया सोडियम का मास परसेंट हो गया इस सब्सटेंस के अंदर। उसी तरीके से हाइड्रोजन का हो जाएगा 100/84, कार्बन का हो जाएगा 1200/84, जो कि बाद में और कैलकुलेशन का भी और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज है ये मास रेशियो बता रहा है कि इस सब्सटेंस के अंदर इनका मास रेशियो क्या होगा। तो मास रेशियो इस फॉर्म में होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो बेसिकली यही फॉर्म फिर से वापस, तो ये है मास रेशियो इस कंपाउंड के अंदर। तो ये नियम कहता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, चाहे उसका फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन से हो, एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो उस कंपाउंड के उसमें जो भी एलिमेंट मौजूद है वो हमेशा चाहे किसी भी तरीके से बने, मास रेशियो इसका फिक्स रहेगा कि यही है। ठीक है। तीसरा नियम था लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, वो लगभग इसी के उलट है कि अगर मैं दो एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन रेशियो है, अगर मैं सेम प्रेशर टेम्परेचर लेके जा रहा हूँ, अगर मैं उसको बदल दूँ तो मुझे एक नया कंपाउंड मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इसका रेशियो 3:8 था तो ये मुझे फॉर्म करके दिया CO2, लेकिन इसी रेशियो को अगर मैं चेंज करके 3:4 कर दूँ तो ये CO बन जाएगा। H2O में जो रेशियो था H और O का वो था 1:8, लेकिन इसी रेशियो को अगर मैं 1:16 कर दूँ तो ये मुझे H2O2 दे देगा। यहाँ H2O दे रहा था, यानी कि अगर मैं मास रेशियो चेंज कर दूँ तो मुझे एक नया कंपाउंड मिल जाता है। ये था लॉ ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन। अब फोर्थ लॉ की बात करते हैं। मैं यहाँ से इरेज करके चलता हूँ क्योंकि ये सब हम लोग रिविजन कर चुके हैं। फोर्थ लॉ ये था कि किसी भी रिएक्शन के दौरान, ये गैस के लिए था फोर्थ लॉ, जिनका नाम था गिब्स, जिस पे आप लोग बहुत हंसते हैं। ये केवल गैस का एप्लीकेबल है, बाकी कोई चीज पे नहीं। ठीक है, याद रखिएगा गैस में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इसी का ये वहां पे एप्लीकेबल है। ये नियम ये कहता है कि कभी भी कोई दूध सब्सटेंस जो अगर गैसेस स्टेट में है और रिएक्ट कर रहे हैं अगर सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो उस केस में इन दोनों का जो, मान लीजिए मेरे पास एक गैस X है एक Y है, ये मिलकर के कुछ XY कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो इनके जो वॉल्यूम का रेशियो है वो हमेशा V1/V2 जो होगा वो हमेशा कोई ना कोई नंबर्स के रेशियो के फॉर्म में होगा, N1/N2। कभी ये फ्रैक्शन या पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों कोई ना कोई नंबर में होगा। जो इसका वॉल्यूम लिया हूँ, जो इसका वॉल्यूम लिया हूँ, वो कोई ना कोई इस तरीके से होगा कि दोनों किसी न किसी नंबर के
को किसी कॉमन नंबर के मल्टीपल में जरूर आता होगा, कट करके एक सिंपल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये है नियम नंबर 3, जो थोड़ा सा शायद आप लोगों को अभी थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप 5वां नियम पढ़ लेते हैं तो आसान हो जाएगा। हालांकि मैं इधर भी बता देता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए ये रिएक्शन H2 और O2 के बीच का था। H2 और O2 का आप लोगों ने रिएक्शन देखा था, तो H2 और O2 में आप लोगों ने रिएक्शन देखा था, उसमें आपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा था कि 2H2 + O2 gives H2O। इसमें जैसा कि आप ये मॉलिक्यूल का रेशियो देखते हैं, उसी तरीके से जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, मैंने ये नियम कहा था कि कभी भी किसी एक रिएक्शन के दौरान मोल्स का जो रेशियो है वो ये मोल की वैल्यू कभी हाफ नहीं हो सकती, मॉलिक्यूल जो है वो कभी हाफ नहीं हो सकता या 3/2 नहीं, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। हम जब भी बैलेंस करते हैं तो एक नंबर में बैलेंस करते हैं, जिस वजह से इन दोनों का रेशियो हमेशा नंबर में ही आता था। उसी तरीके से वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 का भी रेशियो, अगर मान लीजिए मैंने इसका 25 ml यूज किया तो ये इसका 50 ml लूंगा मैं। ठीक है, मतलब ये रेशियो जो है वो हमेशा कोई ना कोई नंबर के फॉर्म में आएगा, जो कट करके 2/1 आ जा रहा है। और जरूरी नहीं अगर ये नहीं करता तो भी ये जो रेशियो है ना कोई नंबर्स के टर्म में होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 50.5 और 25 इस टाइप का कभी भी रिएक्शन आपको देखने के लिए गैस में नहीं मिलेगा। 5वां नियम जो कि काफी आसान कर देता है इसको समझने में, वो है एवोगैड्रोस लॉ। वो ये कहता है ये नियम कि जो कोई भी रिएक्शन के दौरान जो कोई भी दो गैस है उनके जो मोल का रेशियो होगा वो उनके वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। ठीक है, जो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यानी कि Ma/Mb अगर दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं A और B, ठीक है, AB फॉर्म करने के लिए, तो जो इनके मोल्स का रेशियो होगा, मान लीजिए Ma है और ये Mb रेशियो है, तो जो इनके मॉलिक्यूल का रेशियो होगा वो इनके वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। यानी अगर ये मोल इससे डबल है तो वॉल्यूम भी इसका डबल होगा। जैसे इस केस में आपको दिखाई दे रहा है H/O का जो रेशियो वो है क्या है 2/1, तो वॉल्यूम का भी जो रेशियो होगा H2/O2 का वो भी 2/1 होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये 50 ml ले रहा हूँ तो इसके लिए 100 ml ये मुझे यूज करना होगा। और ये केवल रिएक्टेंट में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे इस हिसाब से अगर आप देखें H2 और O2 का, इन दोनों का अगर आप रेशियो देखते हैं तो यहाँ इसके कंपेरिजन में ये डबल है। ठीक है, तो वो वहाँ पे भी ये रूल एप्लीकेबल होगा। यानी अगर मैं रेशियो H2O/O2 का लूंगा तो चूंकि इसके मोल्स इससे डबल है तो ये इसके वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। तो अगर मैंने मान लीजिए ये 50 ml लिया है B वाला तो ये 100 ml होगा। ठीक है, ये वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने शायद ही किसी ने मिस किया होगा अपने क्लास में से, जो हम लोग क्लास कर रहे हैं फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब किसी एलिमेंट के एक एटम का मास। मैं अगर ये कहता हूँ सोडियम एलिमेंट की एटॉमिक मास कितना, भले मुझे सोडियम पीस इतना बड़ा मिले या इस बोर्ड जितना या फिर इतना छोटा सा, मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक मास मींस उसके एक एटम की मास की बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल मास से उसका फर्क नहीं पड़ेगा, उसका साइज से फर्क नहीं पड़ता। उसे एक एटम का जो मास है वो कहलाता है एटॉमिक मास। और जब मैं बात कर रहा हूँ एक एटम की मास की तो ये बहुत छोटा होगा। इसी कारण इसको मेजर करने के लिए एक नया यूनिट बनाया गया जिसका नाम है AMU। ये AMU नॉर्मल एटॉमिक मास से कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और इस वजह से जो इसका यूनिट बनाया गया AMU, तो उसको 1 AMU कितना लें उसके लिए काफी बहस चला और फाइनली डिसाइड हुआ कि ये 1/12 पार्ट होगा कार्बन 12 आइसोटोप फॉर्म होगा। क्यों ये क्यों लिया गया? क्योंकि ये सबसे इजीली अवेलेबल और प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल एलिमेंट था उस समय में, जिसका कि मास नोन था। ये वैल्यू इसकी एक एटम की इतनी है, ये इस कारण इसका मास नोन था, आसानी से इसका मास मेजर किया जा सकता था। और फिर 1/12 क्यों किए? क्योंकि जो सबसे हल्का एलिमेंट है, हमको ऐसा यूनिट बनाना था कि सबसे हल्का एलिमेंट भी इस यूनिट में मास उसका मेजर हो जाए। ठीक है, और वैल्यू 1 से ऊपर है तो वो हाइड्रोजन है और उसका मास लगभग इससे 1/12 पार्ट है। इसी कारण 1 AMU है जो लगभग इसके मास का 1/12 पार्ट है। अब ये मास तो है हम लोगों ने निकाला U में, ठीक है, या AMU में, और हम कॉमनली जो मास पढ़ते होता है ग्राम में। तो इस U और ग्राम के बीच में रिलेशन लाने के लिए एक नया थ्योरी आया जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। उस मोल कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का जितना भी ग्राम उसके एक एटम का मास होगा, ठीक है,
उतना ही मास अगर मैं चाहता हूँ ऐसे एटम्स को कलेक्ट करके उतना ही मास मैं ग्राम में ऑब्टेन करूँ, तो मुझे इतना सारा एटम वैसा वैसा एटम कलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। जितना उसके एक एटम का मास यू में है उतना ही मास अगर मैं ग्राम में चाहता हूँ तो मुझे इतना एटम कलेक्ट करना होगा। अब ये कैसे आ गया? तो ये चीज फिर यहीं से एवोगैड्रो ने खोज करके दिखाया, क्योंकि उनको कार्बन के एक एटम का मास पता था, ठीक है, जो कि है इतना ग्राम, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 12U। तो उन्होंने देखा कि 12U का जो मास है वो कितना है, इट इज 1.99, ये 12U की वैल्यू है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 12 ग्राम के लिए मुझे कितना एटम लगेगा 12U के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को पता करने के लिए 12U को रिप्लेस किया, ये नंबर ऑफ एटम्स मुझे चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया 12U का मास हमको, 12U मतलब कार्बन के एक एटम का मास, जो कि इसके बराबर है, ठीक है। हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में उसका मास 12U पढ़ते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन कंपैरिजन में 12 गुना था। तो अगर हाइड्रोजन के मास को हम लोगों ने 1U लिया तो उसका मास 12U होगा, लेकिन ग्राम में उसकी वैल्यू हम लोगों ने ढूंढी वो इतनी थी। तो उन्होंने पता किया कि ये जो कार्बन है जिसके 12U का वैल्यू इतना ग्राम है, तो अगर मुझे उसके मास जो 12U में है उतना ही मास अगर मैं ग्राम में बनाना चाहता हूँ तो ऐसे ऐसे ग्राम मुझे कितने लगेंगे। और यहाँ से फाइनली नंबर ऑफ एटम्स की खोज हुई कि जितना मास किसी एक एलिमेंट का U में है, दिस इज जितना मास U में है उतना ही मास अगर मुझे ग्राम में बनाना है, तो ये कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने, इसको इससे डिवाइड किया, तो यहाँ से ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई, करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 0.22 × 10⁻23, यानी कि इतने एटम्स अगर मैं कलेक्ट करूंगा किसी भी एलिमेंट का तो वो मुझे उतना ही मास देगा ग्राम में जितना उसके एक एटम का मास U में था, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक क्या फायदा आ गया, यहां से हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आ गया कि अगर हमको मास ग्राम में गिवन किसी सब्सटेंस का, तो हम पहले उसके एक मोल का मास निकाल लेते हैं। ये तो केवल कार्बन के लिए, हर एलिमेंट का मोलार मास अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक मास अलग है तो उतना ही मास उसका, तो हर एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग है तो उसका मोलार मास भी अलग होगा। अब यहाँ से ये चीज आसान हो गया कि हम अगर हमको टोटल मास पता है एलिमेंट का, तो हम उसके एक मोल का मास, ये जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इतने नंबर ऑफ एटम्स, इसको 1 मोल माना जाता है, 1 मोल ऑफ एटम्स, यानी कि इतने एटम के ग्रुप को 1 मोल मानते हैं। तो अगर हमको उसका टोटल मास गिवन है तो हम उसको एक मोल के मास से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितने सारे मोल है वहां पे। और अब हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल है और हमको ये पता है हर मोल में इतना एटम है, तो हम मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक दो एग्जांपल देखता हूँ इसका, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट में हूँ, जो प्रॉब्लम होगा आप मुझे, जिसको भी प्रॉब्लम होगा अपने ग्रुप में से आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसको पर फिर से अगर पॉसिबल हो तो वीडियो बना दूंगा, या पर्सनली अगर हम लोग कंसल्ट कर लेंगे तो अच्छी बात है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। मान लीजिए मुझे दिया गया है कि मेरे पास हीलियम का, मान लीजिए हीलियम का 40 ग्राम है मेरे पास। अब बोलेगा पता कीजिए कि हीलियम के 40 ग्राम में कितना एटम है। अब ये ऐसे डायरेक्टली पता कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये अगर मैं पता करूं कि हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है, तो हीलियम के एक एटम का मास होता है 1 हीलियम इज 4, ठीक है। तो ये अगर उसके एक एटम का मास है U में, तो उतना ही मास उसके 1 मोल का होगा ग्राम में, ठीक है। किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के एक मोल का जो मास होता है, यानी इतने सारे उस एलिमेंट के इतने सारे एटम के ग्रुप का जो मास होगा, उसको हम कहते हैं मोलार मास, ठीक है। इसी को नाम दिया गया है मोलार मास, ठीक है। तो मास ऑफ 1 हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, ठीक है, ये 4 ग्राम। तो 40 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला यहाँ से आ गया इजीली, टोटल गिवन मास, ठीक है, जो भी क्वेश्चन गिवन मास है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल, या सिंपली हम कह सकते हैं मोलार मास। तो ये यहाँ से अगर मैं ऑब्टेन करता हूँ तो इट इज 40/4, यानी कि 10 मोल है मेरे पास। इस 40 ग्राम के अंदर हीलियम के 10 ऐसे ग्रुप है, इतने एटम वाले ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन दिस ग्रुप विल बी। अब देखिए यहाँ मैंने हीलियम को
सिंगल सिंगल आइटम के रूप में लिया क्योंकि हीलियम नेचर में अकेला एक आइटम का ही ग्रुप रहता है, उसका कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 10 इनटू, इस वैल्यू को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको खोज किया था एवोगैड्रो जी ने। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी वैल्यू आएगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम हो जाएगा। और ये पूरा एटम जो है वो हीलियम का ही होगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन लगा के देखते हैं हम लोग। ये तो सिंगल आइटम वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मेरे पास अगर मान लीजिए 10 ग्राम H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2 गैस, ओके। आई होप ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये H2 गैस है, हाँ मेरे हिसाब से लाइट पड़ रहा है, कोई बात नहीं। 10 ग्राम H2 गैस है, ठीक है। अब मुझे पता करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम। तो बाय द रूल पहले मैं क्या करूँगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँगा, इतने ग्राम में कितने मोल्स होंगे। अब H2 की बात की जा रही है, तो H2 पे एक मोल का मास कितना होगा, मोलार मास ऑफ H2, यानी कि उसके एक H2 मॉलिक्यूल का मास। तो एक H2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 2 × 1। ये होता था, इतना U में होता था उसके एक मॉलिक्यूल का मास, और उतना ही मास ग्राम में हो जाएगा उसके एक मोल का। तो मोलार मास ऑफ H2 निकल गया। अब मुझसे क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल गिवन मास इज 10 बाय मोलार मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ मॉलिक्यूल के लिए डील कर रहे हैं, तो इट इज 10/2 यानी कि 5 मोल। अब फिर बात आती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा, फिलहाल यहाँ पे पूछा जाएगा इस ऐसे केस में जब वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मॉलिक्यूल का मास लिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा। तो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल के अंदर इट इज 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल एक मोल में होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आप H2 का मास क्यों ले लिए, H का लेना चाहिए था। हम H2 गैस की बात कर रहे हैं, तो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होता है। तो हम यहाँ पे जो मोल्स निकाल रहे हैं, तो इस मोल में हम एटम के ग्रुप में नहीं ले रहे हैं उसको, हम उसको मॉलिक्यूल कितना सारा वो ले रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल का मास हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 10 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 5 मॉलिक्यूल होगा, और हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो अगर मैं बोलूँ कि इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल हो गए, तो 5 मोल निकले, 5 मोल मॉलिक्यूल निकले, 5 मोल एटम नहीं, 5 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दिस मच ऑफ वैल्यू इनटू 5, ये जो है मॉलिक्यूल का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लीजिए। अब बहुत कम केस में ऐसा होगा, बहुत कम केस में ऐसा होगा कि आपसे फिर बाद में ये भी पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन गैस में, तो इतने मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल में 2 है, तो 2 × दिस वैल्यू। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही है ग्लूकोज के बारे में, जो कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, खासकर अपने ग्रुप के विभूति का क्वेश्चन था वो, तो मैं उस क्वेश्चन को भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये था कि सर C6H12O6 का 36 ग्राम है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए सबसे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास यहाँ 36 ग्राम है, मोलार मास निकालना है। तो मोलार मास इज एक्चुअली द मास ऑफ द ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट, यानी कि 12 × 6 प्लस ये 12 मैंने क्यों किया है, क्योंकि कार्बन का मास 12 है, 1 × 12 और प्लस 6 × 16, जो कि आ जाएगा 180, इट इज 1/5, ठीक है। 1/5 मोल, या आपकी इसको आप कह सकते हैं 0.2 मोल है, ठीक है। ये आ गया अपना नंबर ऑफ मोल्स। अब पूछा जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसा अभी मैंने बताया, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर, अगर वो एटॉमिक फॉर्म है तो एटम, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया तो फिलहाल मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो टोटल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ये जो आ गया, ये वैल्यू है आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा ग्लूकोज का, इस 36 ग्राम में। और जब नंबर ऑफ एटम की बात की जाएगी,
तो अब ध्यान से देखिए, टोटल एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम हैं? 6 + 12 और 6 18, ये हो जाएगा 18 × 0.2 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके 9th में ही है इस टाइप का क्वेश्चन, और कभी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेता है कि Al2O3 है, इसका आपको गिवन मास रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका गिवन मास है 104 ग्राम, ठीक है, या 102 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा। अब मैं एग्जैक्टली, मुझे भाई फिगर याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद ऐसे कुछ होता है। 102 ग्राम गिवन मास है, तो बोलता है नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। सबसे पहले उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स का बेसिक फॉर्मूला लगाना है। नंबर्स, ये देखिए क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स पे कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और तरीका बहुत सा सिंपल सा है कि जितना मास उस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि इसका इतना मास गिवन है, और नहीं भी अगर गिवन आपने मान लिया एज्यूम भी किया, तो भी वो मास आप लेंगे ऊपर, और इस कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास होगा, वो कहलाता है मोलार मास, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, गिवन मास 102 ग्राम है, और एल्यूमिनियम के 2 आइटम प्लस ऑक्सीजन का 3 आइटम, तो ऑक्सीजन का 3 आइटम यानी कि 16 या 48, और ये हो गया आपका 27 दूनी 54 हो जाएगा। सर एल्यूमिनियम के डबल एल्यूमिनियम का मास इतना होता है, तो ये सॉल्व करिएगा तो 102/54 + 48, ये भी 102 ही आ गया। ठीक है, तो कट के कितना आया? 1 मोल, यानी कि इसके ये पूरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल का मास इतना है। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर पता चल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, कितने सारे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इसमें, तो 1 × 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो दिस मच वैल्यू। ठीक है, और इसी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं इसमें, ऑक्सीजन एटम इन दिस वैल्यू, तो इट इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, तो इतने में हो जाएगा दिस वैल्यू। ठीक है, और यही अगर मुझे पूछा जाता ऑक्सीजन का, सॉरी एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है इसमें, यहाँ पे मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान होता है निकालना। फॉर्मूला ये है गिवन मास बाय मोलार मास। अगर पार्टिकल्स के फॉर्म में ऊपर दे दिया है, तो फिर उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड करके मोल निकालना, तो उस केस में हो सकता है आपसे मास पूछेगा उसका, लेकिन बेसिकली वो 9th लेवल का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे फिलहाल आपको केवल मोल्स निकालना आना चाहिए गिवन मास बाय मोलार मास करके। अब मोलार मास तो आप ये फॉर्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं। गिवन मास के लिए कभी कभार क्या होता है, जो अभी हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, कभी कभार डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके निकालना पड़ता है। ठीक है, जो हम लोग को मोलारिटी में जरूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक इतना है।